हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से विकास सर के द्वारा कराया गया यूपी होम गाइड की औषधि सीरीज का ज्योग्राफी और हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार शुरुआत। जी, तो इस औपचारिक शुरुआत के बाद अगर हम आज के इस डीप डाइव के मुख्य विषय की बात करें तो मुझे लगता है ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो मतलब किसी ग्लोबल सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल, एकदम थ्रिलर जैसा है ना। हमारा आज का पहला सवाल, प्रश्न 1, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? और इसका सही उत्तर है बी, एल्बुकर्क। हाँ, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है क्योंकि वास्को द गामा का नाम तो इतिहास के हर पन्ने पे दर्ज है। उसने रास्ता जरूर खोजा, लेकिन भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो वास्को द गामा नहीं बल्कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था। मतलब अल्बुकर्क की सोच सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। एकदम सही, वो एक साम्राज्य निर्माता था। उसने पुर्तगालियों को सिर्फ व्यापारियों से एक प्रादेशिक शक्ति में बदल दिया। और शायद इसीलिए जब हम प्रश्न 2 देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो सही उत्तर होता है डी, पुर्तगाली। जी, तो क्या वास्को द गामा ने कोई बेस नहीं बनाया था? देखिए, वास्को द गामा एक अन्वेषक था। बेस बनाने का काम अल्बुकर्क ने किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1510 की वो घटना है जब अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान पर हमला करके गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। अरे हाँ, गोवा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने का ये पहला बड़ा कदम था। गोवा उनके लिए एक सुरक्षित बेस बन गया। उस दौर की एक और बात जो मुझे बहुत हैरान करती है वो है यूरोपीय देशों के बीच मची दुनिया को खोजने की होड़। और इसी से हमारा अगला सवाल भी बनता है। प्रश्न 3, समुद्री यात्रियों और उनके देशों का सही मिलान क्या है? हाँ, ये होड़ बहुत दिलचस्प थी। और इसका सही उत्तर है बी, वास्को द गामा पुर्तगाल से, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान हॉलैंड से। ये तो ऐसा लगता है जैसे मतलब आज दुनिया के देश चांद या मंगल ग्रह पर पहुंचने की रेस में लगे हैं। बिल्कुल सटीक तुलना है। ये पूरा दौर समुद्री अन्वेषण का स्वर्ण युग था। हर यूरोपीय देश को यह समझ आ गया था कि जिसके पास नए समुद्री मार्गों का ज्ञान होगा, भविष्य की दुनिया पर उसी का राज होगा। जी, लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी लोग करते हैं जो प्रश्न 4 में पूछा गया है। प्रश्न 4, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और सही उत्तर है ए, कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। हाँ, क्योंकि हमने अभी चर्चा की कि ये 1510 में हुआ था, ना कि 1499 में। बिल्कुल। और पुर्तगालियों की इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी उनकी नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, मुझे ये ब्लू वाटर पॉलिसी या जल नीति की अवधारणा हमेशा से बड़ी अजीब और प्रभावशाली लगती है। जमीन पर किले बनाने के बजाय सिर्फ समुद्र पर कब्जा करना, मतलब ये तो आज के समय की डिजिटल मोनोपोली जैसा लगता है। जैसे आज अगर किसी एक बड़ी टेक कंपनी का पूरे इंटरनेट के बुनियादी ढांचे पर कब्जा हो जाए तो सबको उनके नियम मानने पड़ेंगे। उस समय समुद्र ही उनका इंटरनेट था। बिल्कुल। और फ्रांसिस्को डी अल्मीरा की इसी नीति ने पुर्तगालियों को दशकों तक अजेय बनाए रखा। ब्लू वाटर पॉलिसी का सीधा सा अर्थ था हिंद महासागर पर पूर्ण एकाधिकार। पुर्तगाली नौसेना उस वक्त इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने ये नियम बना दिया था कि हिंद महासागर से गुजरने वाले हर व्यापारिक जहाज को उनसे अनुमति लेनी होगी और कर चुकाना होगा। ये तो सीधे सीधे हफ्ता वसूली हो गई। एक तरह से हाँ, अगर कोई देश समुद्र पर नियंत्रण रखता है तो वो जमीन पर लड़े बिना ही पूरी दुनिया के व्यापार को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन मोनोपोली कभी हमेशा के लिए नहीं टिकती। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिद्वंदी भी आ जाते हैं। डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी मैदान में आ गए और यहाँ से कहानी में कूटनीति और शाही शादियां आ जाती हैं। शाही शादियां, हाँ। चलिए प्रश्न 5 पर आते हैं। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? सही उत्तर है ए, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो 1661 में हुआ। ये घटना उस समय के यूरोपीय राजतंत्रों की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। मतलब किसी दूसरे देश का शहर दहेज में दे दिया? बिल्कुल। उनके लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों की जमीनें महज एक प्रॉपर्टी या सौदेबाजी का मोहरा थी। 1661 में बॉम्बे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है
जब 1668 में ब्रिटिश राजा ने सोचा कि इस दूर दराज के शहर का वो क्या करेगा। अगर खरबों डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ 10 पाउंड के किराए पर, ये तो किसी शहर को एक सस्ते OTT सब्सक्रिप्शन की कीमत पर देने जैसा हुआ। और यही बंबई आगे चलकर अंग्रेजों के लिए पश्चिमी तट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनियां पैर पसारने लगी, इनके बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। और यहीं से कर्नाटक युद्धों की शुरुआत होती है। प्रश्न 6 इसी पर आधारित है। युद्धों और उनके परिणामों का सही मिलान चुनिए। सही उत्तर है सी। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला शापेल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध, अंग्रेजों की हार। ये नाम थोड़ा भ्रमित कर सकता है, क्योंकि ये लड़ाई कर्नाटक के राजाओं की कम और भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्चस्व की जंग ज्यादा थी। हाँ, और अजीब बात यह है कि इन युद्धों का ट्रिगर भारत में नहीं बल्कि यूरोप में होता था। अगर यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस लड़ पड़े तो भारत में भी उनकी कंपनियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाती थीं। सही कहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के युद्ध का ही विस्तार था। 1748 में एक्सला शापेल की संधि के साथ ही खत्म हुआ और इस वैश्विक संधि के तहत फ्रांसीसियों को जीता हुआ मद्रास वापस अंग्रेजों को लौटाना पड़ा। तो ये लोग एक तरफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय राजनीति में भी घुस रहे थे। अब आते हैं प्रश्न 7 पर, जो बहुत ही अहम है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? सही उत्तर है सी, शाह आलम द्वितीय। दीवानी का अधिकार मिलना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 52, क्योंकि ये गलत है। हाँ, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 तक चला था। जी, लेकिन मैं वापस उस दीवानी वाले पॉइंट पे आना चाहती हूँ। मतलब दीवानी अधिकार मिलना एक गेम चेंजर कैसे था? एक व्यापारिक कंपनी रातों रात शासक कैसे बन गई? इसे ऐसे समझिए, दीवानी मिलने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से रेशम या मसाले खरीदने के लिए ब्रिटेन से अपना सोना और चांदी लाना पड़ता था। लेकिन दीवानी मिलने के बाद उन्हें बंगाल से टैक्स के रूप में इतना असीमित पैसा मिलने लगा कि उन्हें ब्रिटेन से कुछ भी लाने की जरूरत ही नहीं रही। अरे बाप रे! अब वे बंगाल के ही पैसे से भारतीय सामान खरीदते और उसी पैसे से अपनी विशाल सेना और किलों का खर्च भी उठाते। ये तो एक तरह का इन्फिनिट मनी ग्लिच हो गया, बिना अपना पैसा लगाए मुनाफा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि मुट्ठी भर विदेशी कंपनियां हमारे विशाल साम्राज्यों को इस तरह से नचा रही थीं? इसी का जवाब आपके अगले प्रश्न में है। हाँ, प्रश्न 9। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? सही उत्तर है डी, उपरोक्त तीनों। और वो तीनों कारण बहुत स्पष्ट हैं। पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। उस समय भारत कोई एक अखंड देश नहीं था। दूसरा कारण, पश्चिमी सेनाओं का कड़ा अनुशासन और उनकी मॉडर्न ट्रेनिंग। और तीसरा, भारतीय शासकों के बीच की आपसी फूट। बिल्कुल। और इस फूट का फायदा उठाने का आइडिया सबसे पहले किससे आया, ये जानना भी जरूरी है। जी, प्रश्न 10 यही पूछता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? सही उत्तर है ए, डुप्ले। जोसेफ फ्रैंकोइज डुप्ले। ये एक फ्रांसीसी गवर्नर था। तो आइडिया फ्रांसीसी था? हाँ, डुप्ले की नीति बहुत चालाक थी। वो किसी एक कमजोर राजा को अपनी अनुशासित यूरोपियन सेना किराए पर देता और जब वो राजा जीत जाता तो बदले में डुप्ले बहुत सारा पैसा और जमीनें मांग लेता, बिना अपना खून बहाए दूसरे की जमीन हड़पने का अचूक तरीका। आइडिया फ्रांसीसियों का, लेकिन सबसे बेहतरीन एग्जीक्यूशन अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने इस नीति को इतने बड़े पैमाने पर लागू किया कि मतलब पूरा भारत उनके कब्जे में आ गया। और उन्होंने सिर्फ भारतीय राजाओं को ही नहीं हराया, बल्कि अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को भी रास्ते से हटा दिया। एकदम चेस बोर्ड के खेल की तरह, एक एक करके मोहरे हटाना। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? सही उत्तर है ए, डच। नवंबर 1759 में ये बेदरा का युद्ध हुआ था बंगाल में।
और इस हार के बाद डच लोग समझ गए कि भारत में उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो वो कहाँ गए? वे भारत छोड़कर पूरी तरह से इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक सीमित हो गए। अब भारत के बोर्ड पर सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी बचे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों के साथ क्या हुआ, ये हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न 12 देख लेते हैं। एक्स-ला-शापिल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। जी। अब डच बाहर और फ्रांसीसी भी कमजोर, तो इस विशाल साम्राज्य का संस्थापक कौन बना? प्रश्न 13 है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ये इंसान एक मामूली क्लर्क से एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर बना था। 1757 में प्लासी का युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता गया। प्लासी का युद्ध, जिसने बंगाल का खजाना अंग्रेजों के हाथ में दे दिया और फिर उन्होंने जगह जगह अपने किले बना लिए। प्रश्न 14 इसी बारे में है, किलों और उनके स्थानों का सही मिलान क्या है? सही उत्तर है सी, फोर्ट सेंट डेविड कडुलोर में, फोर्ट विलियम बंगाल में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट लुई पौंडीचेरी में। ये जो किले थे ना, ये कोई पारंपरिक महल नहीं थे। हाँ, मुझे लगता है ये आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स की तरह थे, जहाँ से पूरे साम्राज्य का प्रशासन और व्यापार कंट्रोल होता था। सुरक्षा कम और शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा। बिल्कुल सही। और इन्हीं हेडक्वार्टर्स से उन्होंने फ्रांसीसी शक्ति पर निर्णायक प्रहार किया। जो हमारा प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही उत्तर है ए, वांडीवाश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1760 में हुआ। वांडीवाश के युद्ध में सर आयरकूट ने फ्रांसीसी कमांडर काउंट डेलाली को बुरी तरह हरा दिया। इस हार के बाद भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना चकनाचूर हो गया। और जब सत्ता मिल गई तो धर्म और संस्कृति का भी प्रचार शुरू हुआ। प्रश्न 16 है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थीं? सही उत्तर है बे, बंगाल और असम। क्योंकि प्लासी के बाद बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों का गढ़ बन चुका था, तो मिशनरियों को वहां स्कूल खोलने और प्रचार करने के लिए सुरक्षित माहौल मिल गया। मतलब ये सिर्फ आर्थिक विजय नहीं थी, बल्कि वैचारिक घुसपैठ भी थी। जी। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, जिसने 200 साल का इतिहास तय कर दिया। प्रश्न 17, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? सही उत्तर है ए, बक्सर का युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर प्लासी को सबसे बड़ा मान लेते हैं। हाँ, लेकिन प्लासी तो एक कूटनीतिक जीत थी, है ना? मीर जाफर को पहले ही खरीद लिया गया था। वो कोई असली सैन्य जीत नहीं थी। बिल्कुल। प्लासी ने सिर्फ बंगाल दिया, लेकिन 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध ने उन्हें पूरे उत्तर भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दी है। क्योंकि बक्सर में कोई बैकरूम डील नहीं हुई थी। नहीं, वहां मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना खड़ी थी, और अंग्रेजों ने इस पूरी संयुक्त सेना को आमने सामने की लड़ाई में हरा दिया। इससे ये साबित हो गया कि भारत का नया बॉस कौन है। कोई शक ही नहीं बचा। बक्सर ने तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी थी। क्या गजब की ऐतिहासिक यात्रा रही है ये। मतलब 15वीं सदी में मसालों की खोज से शुरू हुआ सफर 1764 के बक्सर युद्ध तक आते आते 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन की शुरुआत में बदल गया।